O23 हिंदी। अध्याय 111 सिंध के जंगलों में। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जब मैं प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचा तो वहां पहले से ही 100 से अधिक लोग मौजूद थे और हर मिनट और भी लोग आ रहे थे। मैं पेड़ के पास छोटी सी चट्टान पर बैठकर सभी लोगों के आने का इंतजार करता हूं। जैसे जैसे समय बीतता है और अधिक लोग आने लगते हैं। 7:30 बजे तक लगभग 400 लोग प्रशिक्षण मैदान के पास इंतजार कर रहे थे। इस बार संगठन के युवा एक साथ नहीं आए, वे अकेले और समूहों के साथ आए हैं। जिल और उसका भाई रेचल अपने 2 दोस्तों के साथ भी आए और मुझे देखकर जिल मेरे पास आई, जबकि उसका भाई रेचल के दोस्त से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। जब 8 बजने में केवल 10 मिनट बचे थे, लगभग सभी लोग आ चुके थे और बमुश्किल ही कोई आता हुआ दिखाई दे रहा था। सभी लोग आ चुके हैं, अब शिविर छोड़ने का समय है, राहेल ने चट्टान पर खड़े होकर कहा। मैं आज भी वही दोहराऊंगी जो मैंने कल कहा था, ये प्रारूप वास्तव में खतरनाक है। अपने साथियों की दृष्टि की सीमा से बाहर मत जाओ, वे राक्षस बहुत खतरनाक हैं, तुम सोचने से पहले ही मर जाओगे, उसने कहा और पूरे शिविर को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। कल अभ्यास करते समय हम जल्दी ही अलग अलग टीमों में बंट गए। हम पीछे के निकास द्वार की ओर चले जो सिंध के जंगल से जुड़ा हुआ है। हमें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा क्योंकि अन्य समूह भी जा रहे थे। freewebnovel.co। 1 घंटे के भीतर यह शिविर एक भूतहा शहर बन जाएगा और जो लोग निश्चित समय में शिविर तक नहीं पहुंच पाएंगे, वे पीछे रह जाएंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, शिविर नेता ने उनके लिए एक मौका छोड़ दिया है। शिविर के चारों ओर बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिन पर लिखा है कि अगर वे 1 महीने तक इंतजार करके जीवित रह सकते हैं, तो उन्हें बचा लिया जाएगा। इस क्षेत्र की सीमा केवल कॉर्पोरल स्तर पर हो सकती है, लेकिन यह अभी भी संगठन की नज़र में एक सोने की खान है। वे इसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस इतना ही है कि इसका स्थिर प्रवेश और निकास सिंध वन के मुख्य क्षेत्र में है, जो सामान्य सदस्यों के लिए बेहद अनुपयुक्त है। केवल शीर्षस्थ कॉर्पोरल सदस्य ही सिंध वन में अकेले जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके सामान्य सदस्य भी इस क्षेत्र में प्रशिक्षण ले सकें। यह उनके लिए एक और रत्न होगा, जिसमें अयस्कों, जड़ी बूटियों और विशिष्ट सदस्यों के प्रशिक्षण जैसे संसाधन शामिल होंगे। प्रशिक्षण के इन संसाधनों के कारण स्वतंत्र साहसी लोगों की तुलना संगठन के सामान्य सदस्यों से भी नहीं की जा सकती, कुलीन सदस्यों से तो और भी कम। सभी लोग खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन सिंध के जंगल दिखाई देने पर सभी रुक गए। हम सभी ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया ताकि हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी हमले का मुकाबला किया जा सके। जबकि रेचेल ने कहा कि 3 दिन सबसे हल्के होंगे और हमारी संख्या को देखते हुए इनमें खतरा भी न्यूनतम होगा, लेकिन फिर भी जंगल को देखकर सभी का दिल दहल गया। हम चुपचाप जंगल में घुस गए, लेकिन कोई राक्षस हमला नहीं कर सका। अंदर जाते समय मुझे ये भी लग रहा था कि कोई राक्षस हमला करेगा या नहीं। गर्जना। बैंग बैंग बैंग। राक्षस गर्जना जंगल से बाहर आता है और हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वह छेद के पास जा पाता, उस पर दर्जनों हमलों की बौछार हो जाती है। बेचारा राक्षस। सभी की नसें बहुत कसी हुई थीं। अगर उनका पड़ोसी भी तेज आवाज करता तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर देते, और वह राक्षस तो बड़ी दहाड़ के साथ हमला करता। उस बेचारे राक्षस पर बिना किसी परवाह के दर्जनों हमले हुए। कुछ ने तो कौशल का भी प्रयोग किया। चाहे राक्षस कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक साथ इतने हमले झेलने के बाद वह मरने वाला था। मैं इस राक्षस को कॉर्पोरल ग्रेड के प्रारंभिक स्तर पर महसूस करके थोड़ा चौंक गया, यहां तक कि इस जंगल में पाए जाने वाले सीमांत कॉर्पोरल ग्रेड राक्षसों पर भी। राक्षस पर हमला करने के बाद कई लोगों की घबराहट कम हो जाती है और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, हर कुछ मिनट में राक्षस हम पर हमला करते हैं, लेकिन इससे समूह की बाहरी परत के लोग ही निपटते हैं। मध्य में होने के कारण हमें राक्षस से लड़ने के लिए शायद ही कोई मौका मिलता है, लेकिन लड़ाई को देखकर मुझे एक बात का यकीन है कि यहाँ का राक्षस अन्य क्षेत्रों के राक्षसों की तुलना में अधिक शक्तिशाली, खतरनाक और पागल है। मैंने राहत की सांस ली, ये देखकर कि पहले राक्षस के बाद हमला करने वाले अधिकांश राक्षस विशेषज्ञ ग्रेड के हैं, केवल कुछ ही कॉर्पोरल ग्रेड के हैं। कल जब रेचेल ने कहा कि यह जंगल किसी प्रकार की ऊर्जा से संक्रमित है जो राक्षसों को शक्तिशाली और पागल बनाती है, तो मैंने सोचा कि यह जंगल उदास और बेजान होगा, लेकिन यह इसके विपरीत है। यह उज्ज्वल और चमकदार लगता है, सभी ऊंचे पेड़ों से जीवंत वातावरण निकलता है। ये किसी स्वर्ग की भूमि जैसा दिखता है, लेकिन यदि कोई पर्याप्त संवेदनशील है तो वह ये देख सकता है कि इसके चारों ओर किसी प्रकार की ऊर्जा व्याप्त है। इसका मनुष्यों और उनके बंधुआ राक्षसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
लेकिन जो राक्षस बंधुआ नहीं थे, वे इसके अंदर समय बिताने के साथ ही अपना दिमाग खोने लगे। जैसे जैसे हम अंदर गए, राक्षसों के हमले भी बढ़ते गए। प्रति मिनट दसियों राक्षस हमला कर रहे थे, लेकिन समूह के हाथ की दूरी तक पहुंचने से पहले ही उन्हें मार दिया गया। 500 लोग हर मिनट 10 से 20 राक्षसों का सामना करते हैं। यह मजाक है, क्योंकि उन्हें बिना किसी दबाव के आसानी से मार दिया गया। संभवतः कल या परसों मुझे जंगल में राक्षस से लड़ने का मौका मिलेगा। चबाओ। ऐशलिन जिल के छोटे हरिन के साथ खेलते हुए चहक रही थी। जब मैंने पहली बार ये देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब मैं जिल और उसके भाई के साथ शिविर में गया था, तो ऐशलिन जिल के हिरन के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं कर पाई थी, लेकिन आज सुबह से ऐशलिन जिल के छोटे हिरन के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार कर रही है। ये दोस्ताना नहीं है, बल्कि इसका मालिक बनने जैसा है। उसने जंगल से लाए गए कुछ अज्ञात जड़ी बूटियों को खिलाकर जिल के हिरन को अपने नियंत्रण में रखा है। जिल ने पहले तो ऐशलिन द्वारा अपने कीमती राक्षस को अज्ञात जड़ी बूटियां खिलाने पर आपत्ति जताई, लेकिन ये देखते हुए कि वे हानिरहित हैं, उसने कुछ नहीं कहा। ऐशलिन ने मेरी बात नहीं सुनी और जब भी उसे किसी स्वादिष्ट चीज की गंध मिलती तो वह जंगल में भाग जाती। कभी वह उन्हें खा लेती, कभी छोटे हिरन को खिला देती और कभी मुझे दे देती। मैंने कई बार मानसिक रूप से पूछा कि क्या उन्हें इनमें कोई चमत्कारी फल मिला है, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर नहीं कहा। मैं ऐशलिन द्वारा दिए गए फलों को जिल के साथ बांटता हूं, क्योंकि उनमें से अधिकांश बहुत स्वादिष्ट होते हैं, जबकि मैं जड़ी बूटियों को अपने बैग में रखता हूं। पहली बार जब उसने मुझे जड़ी बूटी दी थी तो मैं उसे बेकार समझकर फेंकने ही वाला था, लेकिन जिल ने उसे पहचान लिया और कहा कि यह बहुत कीमती है। उस क्षण से ऐशलिन जब भी कुछ लेकर आती है, मैं उसे अपने बैग में रख लेता हूं। जब हम पहली बार इस क्षेत्र में आए थे तो वह मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं लाती थी, क्योंकि वह उसके खाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। लेकिन जब से हम इस जंगल में आए हैं, वह हर घंटे कुछ न कुछ लाना बंद नहीं कर पाई है। एकमात्र बात जो मुझे राहत देती है वह यह है कि वह ज्यादा दूर नहीं जाती थी और हमेशा 10 से 15 मिनट के भीतर वापस आ जाती थी। वाकई बहुत स्वादिष्ट, विलियम ने ऐशलिन द्वारा खरीदे गए फल खाते हुए कहा। अपनी बहन को दूर से फल खाते देख उसके मुंह में भी पानी आ गया। न केवल उन्होंने, बल्कि मेरी टीम के एक अन्य सदस्य ने भी फल मांगे, क्योंकि उन्होंने हम दोनों को फल खाते हुए देखा था। ऐशलिन जब भी बाहर निकलती है तो अपने छोटे छोटे पंजों में हमेशा फल या जड़ी बूटी लेकर आती है। अब तक वह मेरे लिए 20 से अधिक जड़ी बूटियां और फल ला चुकी है। मुझे कहना होगा कि यह जंगल वनस्पतियों और जीव जंतुओं से बहुत समृद्ध है। जंगल में राक्षस और पौधे दोनों ही बाकी क्षेत्र की तुलना में एक अलग श्रेणी में हैं। शाम हो रही है और हम शायद 1 घंटे में शिविर स्थापित कर लेंगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं मिला। एक बार मैंने हताश होकर एक आग का गोला फेंका, क्योंकि मैंने राक्षस को आते देखा था, लेकिन मेरा गोला उस तक पहुंचने से पहले ही वह मारा गया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कल राक्षस से लड़ने का मौका मिलेगा? जिल ने अपने भाई से पूछा। लड़ते हुए राक्षसों के बारे में उत्साहित मत होइए। जब 5वां दिन शुरू होगा तो आपको इतने राक्षसों से लड़ना होगा कि आपको सांस लेने का भी समय नहीं मिलेगा। फल खाने की तो बात ही दूर है, विलियम ने सख्ती से जवाब दिया। जो राक्षस हम पर हमला कर रहे हैं वे जंगल के सामान्य राक्षस हैं। जब हम जंगल के मध्य और मुख्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो आपको असली शक्तिशाली राक्षस दिखाई देंगे, जिनके साथ आप लड़ना नहीं चाहेंगे। अब अपने मन और शरीर को आराम देना सबसे अच्छा है। कुछ ही दिनों में आपको वास्तव में शक्तिशाली राक्षस से लड़ना होगा, विलियम ने धीरे से कहा और उसने अपनी बहन के सिर को प्यार से थपथपाया। उसने चुपचाप सिर हिला दिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन बदकिस्मत भी हैं, जबकि हमें 8 राक्षसों से नहीं लड़ना पड़ा और हम जंगल के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि जब अधिक राक्षस आते हैं और हमें लड़ना पड़ता है, तो हमें इस जंगल के राक्षस की प्रकृति और शक्ति को समायोजित करने के लिए समय चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, हम यहीं शिविर लगाएंगे। रेचेल की आवाज गूंजी। जगह काफी खुली है और कई युवाओं ने अधिक जगह बनाने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसमें 500 टेंट रखे जा सकते हैं। रेचेल और उसकी 2 सहेलियों ने अपने भंडार से मीटर लंबे डंडे निकालने शुरू कर दिए और उन्हें शिविर के चारों ओर रखना शुरू कर दिया। ऐसे 12 डंडे हैं जिन्हें उसने शिविर के चारों ओर पूर्णतया वृत्ताकार रूप में स्थापित किया है। कुछ राक्षस लगातार हमला करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर्स की एक टीम द्वारा तुरंत मार दिया जाता है। रेचेल ने ऐसे राक्षसों से लड़ने के लिए शिविर की सभी दिशाओं में ऐसी टीमों की व्यवस्था की है। अंदर रेचेल चिल्लाए और सभी को पता लग गया कि उसका क्या मतलब है।
क्योंकि वे जल्दी से 12 सीढ़ियों की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए। राहेल ने जल्दी से अपने होलोवॉच पर कुछ किया, जिससे 12 छड़ें चमकने लगीं और एक दूसरे से नीली रोशनी से जुड़ गईं। जल्द ही वह नीली रोशनी 12 छड़ियों से ऊपर की ओर उठी और एक नीले गुंबद का रूप ले लिया, जिसने शिविर को घेर लिया। मैं पूरा दृश्य मुंह खोले देख रहा था। पूरा शिविर एक नीले बल्क क्षेत्र में घिरा हुआ था। यह वास्तव में सुंदर लग रहा था। घड़ी गुंबद, जिल ने धीमी आवाज में कहा, यह इस कलाकृति का नाम होना चाहिए। काफी अजीब नाम है लेकिन बहुत उपयुक्त भी है। बैंग बैंग। कई राक्षसों ने अपने शरीर और शक्ति से बल्क क्षेत्र को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छोटी मोटी तरंगों को छोड़कर उन्होंने नीले बल्क क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सभी लोग अपनी आंखें और मुंह खोलकर ये देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसी कलाकृति देखी थी। केवल संगठनों से जुड़े लोगों के चेहरे सामान्य थे, क्योंकि उन्होंने ये दृश्य पहले भी कई बार देखा था। क्या ये पूरी रात टिक पाएगा? मैंने जिल से पूछा। मेरे अलावा वह कौन है? वह उस जगह फर्श साफ कर रही है जहां वह अपना तंबू लगाने जा रही है। जब तक कोई लेफ्टिनेंट स्तर का राक्षस इस पर हमला नहीं करता और इसमें पर्याप्त राक्षस कोर हैं, तब तक यह इस जंगल में सभी राक्षसों को रोक सकता है, उसने कहा और अपना तंबू सक्रिय कर दिया। मैंने भी उसके बगल में अपना तंबू सक्रिय कर दिया। मैंने उससे यह नहीं पूछा कि इस तरह की कलाकृति कहाँ से खरीदी जा सकती है। उसने मुझसे कल वादा किया था कि अगर मैं कभी चाहूंगी तो वह इसे खरीदने में मेरी मदद करेगी। मैं तब पूछूंगा जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा और मैं काफी शक्तिशाली हो जाऊंगा। यह अच्छी सुरक्षा कलाकृति है, खासकर मेरे माता पिता के लिए। कई छोटे शहर भीड़ द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, जैसा कि मेरे गृहनगर में हुआ। यदि मेरे माता पिता के घर को ऐसी कलाकृतियों द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो इससे मेरे माता पिता की सुरक्षा के बारे में मेरी कुछ चिंताएं दूर हो जाएंगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस कलाकृति को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि इसकी कीमत निश्चित रूप से 5 मिलियन के करीब है। जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने माता पिता के लिए ये खरीदूंगा। तंबू में मैंने वे सभी चीजें फर्श पर बिछा दी जो एशलिन लेकर आई थी। फर्श पर फल और जड़ी बूटियां दोनों ही ढेर में रखी हुई थीं, जिनमें से अधिकतर जड़ी बूटियां ही थीं, क्योंकि अधिकांश फल हमने खा लिए थे। मैंने जल्दी से प्रत्येक जड़ी बूटी को अलग अलग दूरी पर अलग किया और अपने होलोवॉच से उनका स्कैन किया, ताकि पता चल सके कि कितनी जड़ी बूटियां मेरे होलोवॉच में मौजूद डेटाबेस से मेल खाती हैं। जैसे ही मेरी होलोवॉच ने जड़ी बूटियों को स्कैन करना शुरू किया, उसमें से हरे रंग की रोशनी फैल गई। जल्द ही स्कैन समाप्त हो गया और डेटा मेरी घड़ी पर दिखाया गया। 41 में से वह केवल 9 की पहचान करने में सक्षम है, लेकिन उनमें से सभी 9 काफी दुर्लभ जड़ी बूटियां निकली और अगर उन्हें वेस्टब्लिड में बेच दिया जाए तो मैं काफी पैसा कमा सकता हूं। यदि एशलिन मेरे पास होती तो मैं उसकी प्रशंसा करता, लेकिन वह तो बाहर तंबू के चारों ओर उड़ रही है। सभी जड़ी बूटियों को अपने बैग में वापस रखने के बाद मैं फर्श पर लेटकर कौशल पुस्तक का अध्ययन करने लगा, क्योंकि रात का खाना तैयार होने तक अभी भी लगभग 2 पुस्तकें बची थीं। समय बीतता गया और 2 घंटे बीत गए। मैं फ्रेश होते हुए मैंने जिल के टेंट पर दस्तक दी, क्योंकि उसने कहा था कि रात के खाने पर जाने से पहले उससे फोन करना। अंदर आ जाओ। टेंट के अंदर से विलियम्स की आवाज आई। माइकल का आमंत्रण सुनकर मैंने फ्लैप खोला और टेंट के अंदर चला गया। वाह, मैंने उनके तंबू में प्रवेश करते हुए कहा, उनका तंबू सचमुच अद्भुत है। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य तंबू जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से यह बिल्कुल अलग है। इसमें हल्के रंग का इंटीरियर है, जिसमें बेड, कुर्सियां, अलमारी, टेबल हैं और वे बेहद खूबसूरत दिखते हैं। मेरा जो खुरदुरा बिस्तर है, उसकी बदबू के सामने तो उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। तंबू का आकार अभी भी छोटा है, लेकिन वहां रखी गई सभी चीजों को देखते हुए ये भीड़भाड़ वाला नहीं लगता। मैंने नेट और दुकानों पर कई टेंट देखे हैं, लेकिन इस खूबसूरत टेंट के सामने वे कुछ भी नहीं है। हम तैयार हैं, चलो चलें, जिल ने अचानक कहा और हम तीनों तुरंत तंबू से बाहर निकल गए। आपका टेंट सचमुच बहुत सुंदर है, मैंने तारीफ करते हुए कहा। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको हमारा असली टेंट देखना चाहिए, वह भी तारीफ करने लायक है, जिल ने हंसते हुए कहा। मुझे तुम्हें सचमुच एक असली दुकान पर ले जाना चाहिए। इस क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें असली शॉपिंग सेंटर ले जाऊंगी, जहां तुम असली चीजें देख सकोगी, उसने कहा। मैं जानता हूं कि एक स्वतंत्र साहसी व्यक्ति होने के नाते, एक ग्रामीण शहर से आने के कारण, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता हैं। जो कुछ भी मैं जानता हूं वह वेब और उन लोगों से है जिनसे मैं मिला हूं।
मैंने उसकी ओर सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। जब हम चल रहे थे तो ऐशलिन चुपचाप उड़ती हुई मेरे कंधे पर आ गिरी। रात्रि भोजन अच्छा था। ऐशलिन और मैंने तब तक खाया जब तक हमारा पेट फूल नहीं गया। जिल के साथ कुछ मिनट बात करने के बाद मैं ऐशलिन के साथ अपने तंबू में वापस चला गया, जिसे मैं अपने हाथों में पकड़े हुए था क्योंकि वह बहुत सारा खाना खा चुकी थी। 2 दिन क्षण भर में बीत गए और पहले दिन से ज्यादा कुछ अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि राक्षसों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। विशेषकर कल देर दोपहर जब हम जंगल के मध्य क्षेत्र में पहुंच रहे थे तो हम पर हमला करने वाला राक्षस वास्तव में शक्तिशाली था और मैं उससे लड़ने वाला था, यदि कॉर्पोरल स्तर का इवॉल्वर आगे नहीं आता। आज जंगल में हमारा चौथा दिन है और मुझे यकीन है कि आज से असली लड़ाई शुरू होगी। मैं अभी अभी उठा था और ऐशलिन अभी भी मेरी छाती पर सो रही थी। जब वह सोती थी तो उसका प्यारा गोल मटोल रूप वास्तव में शांतिपूर्ण दिखता था, जबकि जब वह जागती थी तो उसका अभिमानी रूप बिल्कुल विपरीत होता था। मैंने धीरे से उसकी सोती हुई आकृति को उठाया और उसे अपने पास फर्श पर लिटा दिया और चुपचाप फ्रेश होने चला गया। जब तक मैं वापस आता हूँ, वह जाग जाती है और इंतजार करती है कि मैं तंबू का पर्दा खोलूं ताकि वह बाहर उड़ सके। हर दिन की तरह मैंने खाना खाने और जाने से पहले थोड़ी देर पढ़ना शुरू किया। पिछले 3 दिनों में ऐशलिन मेरे लिए बहुत सारे फल और जड़ी बूटियां लेकर आई थी, लेकिन मैंने देखा कि हम जितने गहरे गए, उसकी लाई हुई जड़ी बूटियां उतनी ही कीमती होती गईं। यद्यपि बढ़ते खतरे के कारण वह पहले दिन की तुलना में कम सामान लेकर आई थी, लेकिन इसकी दुर्लभता ने इसकी भरपाई कर दी। निक नॉक, माइकल, ये समय है। मैंने जिल की दस्तक और आवाज सुनी, खाने का समय हो गया होगा। 1 मिनट रुको, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तंबू से बाहर निकलने से पहले मैंने अपने कपड़े और चेहरा आईने में देखा। हम खाने के लिए शिविर के मध्य में गए, जहां कई लोग अपनी प्लेटें पकड़े हुए खाते हुए दिखाई दिए। आज का दिन रोमांचक होगा। जब हम खाना खा रहे थे, जिल ने कहा, और खतरनाक भी। अचानक उसके भाई ने चुटकी ली, जिससे जिल थोड़ा नाराज हुई। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने नहीं गए? वह कहाँ है? उसने कहा। यह सुनकर विलियम का चेहरा थोड़ा उतर गया। विलियम को एक लड़की पसंद थी और वह उससे डेट पर जाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी और इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जिस लड़की से वह डेट पर जाना चाहता था, वह उससे ज्यादा ताकतवर थी। वह रेचेल की मित्रों में से एक है और सर्वोच्च कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर है। जल्द ही हमने खाना खत्म कर लिया और शिविर में वापस आ गए। 15 मिनट में मैंने अपना शिविर फिर से पैक किया और जिल और विलियम के साथ शिविर के केंद्र की ओर निकल गया क्योंकि अब जाने का समय हो गया था। हमने पाया कि रेचेल अस्थायी मंच पर खड़ी होकर सभी के एकत्र होने का इंतजार कर रही थी। पिछले 3 दिनों से हम जंगल में हैं, हम में से कुछ को राक्षसों से लड़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब यह अलग होगा, उसने ऊंची आवाज में कहा जब सभी लोग एकत्र हो गए। आज हम मध्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और राक्षसों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। मैं चाहती हूं कि आप सभी सावधान रहें ताकि हम सभी सुरक्षित और स्वस्थ घर लौट सकें, उन्होंने कहा और मंच छोड़ दिया। सुरक्षा दल ने लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए हैं क्योंकि कई राक्षस हैं जो बल क्षेत्र के नीचे आते ही बल क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। विशेष दल कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर्स से बने हैं। जल्द ही रेचेल द्वारा कलाकृति को निष्क्रिय कर दिया जाता है और राक्षस जोर से दहाड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, वे कुछ ही क्षणों में कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर्स द्वारा मारे गए। हमने उन राक्षसों को समाप्त करने के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू की। पिछले 3 दिनों की तरह यात्रा घटनाहीन थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमलावर राक्षस बढ़ते गए और जिस तरह से वे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे 1 या 2 घंटे में राक्षसों से लड़ने का मौका मिलेगा। ऐशलिन, मैं लड़ाई में काफी व्यस्त हो जाऊंगा। अगर तुम कुछ नया लेकर आए हो तो तुम सीधे मेरी पीठ पर रख सकती हो क्योंकि मैंने यहाँ पर्याप्त जगह छोड़ी है, मैंने ऐशलिन से कहा, साथ ही अपना बैग पर्याप्त खुला रखा ताकि वह जो कुछ भी चाहे रख सके। चबाओ, वह समझकर चहकी। वो मेरे बैग के ऊपर से उड़ी और मेरे पेपर बैग में रखे छोटे से उसको अपने पंजों में पूरी तरह से डाल दिया। हमारा समूह धीरे धीरे लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। इसी बीच आधे घंटे का समय बीत गया जब सभी लोगों ने दौड़ते हुए कदमों की तेज आवाज सुनी और वे रुक गए। हाउ वव, एक बड़ी चीख गूंजी और उसके बाद सैकड़ों छोटी चीखें गूंजी। एक बड़ा भेड़ियों का झुंड आ रहा है। जल्द ही सैकड़ों दुनियाएं हमारी नजर में आ गईं। सबसे बड़ा भेड़िया 7 से 8 मीटर लंबा था जबकि छोटा भेड़िया 5 या 6 मीटर लंबा था। उनका शरीर धात्विक भूरे रंग का था और उनके शरीर का प्रत्येक बाल ऐसा लगता था मानो वह धातु से बना हो। अधिक से अधिक भेड़िए आते हैं और जल्द ही उनकी संख्या 200 के करीब पहुंच जाती है।
ये सबसे बड़ा राक्षस समूह था जिसका हमने कभी सामना किया था। भेड़िए एक क्षण के लिए रुके, फिर वे लाल आंखें और तेज चीख के साथ हमारी ओर दौड़े। वे हमारी ओर आ रहे हैं, शुरू से ही अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करो, विलियम ने हम दोनों से कहा और वह कॉर्पोरल स्तर की दुनिया की ओर भागा। बिना विकल्प के अब हमारी शक्ति को संरक्षित करना संभव नहीं है, विशेष रूप से हमारे जैसे विशेषज्ञ ग्रेड के विकासकर्ताओं के लिए, जिन्हें आसानी से मारा जा सकता है। मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 20वीं चाल का परिक्रमण करना शुरू किया और प्रारंभिक स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस भेड़िए की ओर भागा। पुनर्जन्म का फल खाने के बाद यह मेरी शक्ति का परीक्षण करने वाली पहली लड़ाई होगी। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली बन गया हूं। चीखें। वह मुझ पर गुर्राया और मुझ पर हमला करने के लिए कूदा। बिना किसी डर के मैंने भी अपने जूतों की मदद से छलांग लगा दी और जब उसका पंजा मुझसे लगभग आधा मीटर दूर था तो मेरी कमर की तरफ से आग का एक विस्फोट हुआ जिससे मेरी गति बदल गई। मैंने पहली बार इस चाल का प्रयोग रेत पर आक्रमण के खिलाफ लड़ते समय किया था और उसके बाद मैंने बंजर भूमि में कई बार इस विधि का अभ्यास किया जब तक कि मुझे इसकी आदत नहीं पड़ गई। ये बहुत खतरनाक है लेकिन प्रभावी भी है, क्योंकि एक बार जब आप हवा में अपनी दिशा थोड़ी बदल लेते हैं और आपको सही अवसर मिल जाता है तो राक्षस कुछ भी नहीं कर पाएगा और जब तक आप आश्वस्त हैं तब तक आप इस अवसर का उपयोग राक्षस पर निर्णायक हमला करने के लिए कर सकते हैं। अग्निविस्फोट की गति का उपयोग करते हुए मैं मध्य हवा में उछला और अपने कौशल को सक्रिय करते हुए उस सारी गति को अपनी तलवार में स्थानांतरित कर दिया। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार। मैंने दोनों ज्वारों की शक्ति को एक साथ सक्रिय किया और अपने हाथ की सारी शक्ति तलवार की ओर स्थानांतरित कर दी। राक्षस ने देखा कि तलवार उसके सिर की ओर हर कोने से आ रही है, लेकिन अपनी गर्दन हिलाने के अलावा वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम दोनों हवा में हैं। आह! मैं जोर से चिल्लाया क्योंकि मेरी तलवार उसके सिर की ओर बढ़ रही थी और वह अपनी पूरी शक्ति से अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। ग्रर! जैसे ही मेरी तलवार ने उसके सिर पर धातु की त्वचा को छुआ, उसने थोड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन जब मेरी तलवार ने उसके सिर को संपर्क किया तो उसने प्रतिरोध पैदा करना शुरू कर दिया। मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा, अगर हम जमीन पर गिर गए तो इसे मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आह! जोर से चिल्लाते हुए, अपनी तलवार में जितनी ताकत है उससे उसे मार डालो। इससे पहले कि हम जमीन पर गिरें, मैंने अपनी पूरी शक्ति उस पर डालना जारी रखा। मेरी तलवार उसकी खोपड़ी में घुसने लगी। धप धप, मेरी तलवार अंततः खोपड़ी को भेदते हुए उसके मस्तिष्क में जा घुसी, जिससे वह एक ही झटके में मर गया। लेकिन मुझे जश्न मनाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस सामग्री का स्रोत फ्रीवेक बी नोवेल है। धप, मैं और राक्षस की लाश जोर से जमीन पर गिर पड़े। मैं अपने सिर में दर्द को कम करने के लिए एक गहरी सांस लेता हूं। इस बार मैंने शोधन इंजन, कौशल और सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास का एक साथ उपयोग किया। मेरे सिर को शायद ही कोई नुकसान हुआ है और मेरा शरीर सर्वोच्च लड़ाकू फल खाने के बाद बहुत मजबूत और दृढ़ हो गया है, लेकिन अभी भी 3 का उपयोग करने का दर्द बहुत अधिक है। मैं सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की 22वीं चाल तक पहुंच चुका था। 3 चालें और आगे बढ़ने पर मैं तीसरी मुहर बना सकता था। ये सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की चालों को बढ़ाने के लिए एक अच्छी विधि है, लेकिन ये लंबे समय तक काम नहीं करेगी। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास परिसंचरण का दर्द अब सिर काटने के दर्द के करीब पहुंच रहा है और मुझे यकीन है कि तीसरी मुहर बनने के बाद सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का दर्द सिर विभाजन दर्द में बदल जाएगा। तब तक ये पद्धति बेकार हो जाएगी और मुझे सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की चालों को आगे बढ़ाने के लिए उसी पुरानी तकनीक पर लौटना होगा। ऐसा लग सकता है कि यह लड़ाई कुछ ही मिनटों में हुई, लेकिन ये सब 5 सेकंड के भीतर हुआ। मैंने राक्षस को 5 सेकंड में मार दिया। मैंने एक ही वार में मार दिया। इस प्रारंभिक स्तर के राक्षस भेड़िए की युद्ध शक्ति किसी भी मध्य स्तर के विशेषज्ञ राक्षस से अधिक है। मैंने प्रारंभिक स्तर पर होने के बावजूद इस क्षेत्र में कभी लड़ाई की है। ये राक्षस मध्यम स्तर के बिच्छू को मिनटों में आसानी से मार सकता है और समान मैदान में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ बिच्छू से लड़ सकता है। मैंने उसे मार डाला। मैंने उसे एक ही वार में मार डाला। मैं उठा और अपनी तलवार उसकी खोपड़ी से निकालने ही वाला था कि मुझे लगा कि असंख्य लोग मेरी पीठ पर घूर रहे हैं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि अनगिनत लोग मेरी ओर देख रहे थे, यहाँ तक कि जिल, जो भेड़िया मास्टर के खिलाफ लड़ रही थी, वह भी मेरी ओर अचंभित भाव से देख रही थी। माइकल, वह चाल बहुत बढ़िया थी, उसने राक्षस से लड़ते हुए कहा। मैं वह चाल सीखना चाहती हूँ जो तुम्हें मुझे सिखानी चाहिए, है ना? उसने भेड़िया राक्षस के पंजे से बचते हुए पूछा।
उसके लिए हवा में अपने शरीर की दिशा बदलना बहुत कठिन होगा। मैं ऐसा केवल अपनी अग्नि क्षमता के कारण ही कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसके उत्साहित चेहरे पर सिर हिला दिया। मैंने जल्दी से राक्षस के शरीर से राक्षस कोर को बाहर निकाला। मैं चमकदार धातु का फर ले लेता, लेकिन मेरे बैग में ज्यादा जगह नहीं है। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं केवल वही फर लूंगा जिसका मूल्य बहुत अधिक है, क्योंकि केवल वजन बढ़ाने के लिए अपने बैग को बेकार कबाड़ से भरने का कोई मतलब नहीं है। सभी लोगों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, क्योंकि समय सीमित था और यदि वे राक्षस को मारने में असफल रहे तो कोई न कोई जिम्मेदारी ले सकता था। जैसे जैसे लड़ाई चलती है, मैं सिर्फ जिल पर नजर रखता हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना है। राक्षस भेड़िए से लड़ते हुए मैं अपने शरीर की पूरी क्षमताओं को समझ गया हूं और वर्तमान में मैं कह सकता हूं कि मैं वर्तमान में शारीरिक शक्ति में जिल के बराबर हूं। जिल को राक्षस से लड़ने का काफी अनुभव हो गया था, खासकर जब हम रेगिस्तान पार कर रहे थे। उसके भाई ने कोई मौका नहीं छोड़ा। जब भी कोई विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस दिखाई देता तो वह हमेशा जिल को उससे लड़ने देता। लड़ाई आधे घंटे तक चली, फिर सभी राक्षस मारे गए और समूह ने फिर से चलना शुरू कर दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने जिल से पूछा। ये पहली बार था जब उसने आधे घंटे के भीतर लड़ाई खत्म कर दी थी, और उसने अपने हिरन राक्षस से मदद न करने के लिए भी कहा था, क्योंकि वह खुद राक्षस को मारना चाहती थी। बहुत बढ़िया, मैंने पहली बार अपने ही स्तर के राक्षस को इतनी जल्दी मार डाला, उसने कहा। 1 घंटा बीत गया। इस दौरान राक्षसों के एक और समूह ने हमला किया, जिनमें भेड़िया राक्षस भी थे, लेकिन हमारे पास लड़ने का समय नहीं था, इसलिए हमने उन पर हमला कर दिया। चबाओ। एशलिन फिर से कुछ लेकर आए। उसे परवाह नहीं थी कि हम लड़ रहे हैं या नहीं। जब तक आकाश में कोई उड़ने वाला राक्षस नहीं है, वह बिना किसी परवाह के उड़ती रहेगी। यह एक प्रकार की हरी जड़ी बूटी है। इस बार उसने इसे मेरे बैग में नहीं डाला, बल्कि इसे जिल्स लिटिल हिरन को दे दिया। ये देखकर वह उत्साहित हो गया और एशलिन के चारों ओर दौड़ने लगा, लेकिन वह बिना परवाह किए फिर से उड़ गई। ये दृश्य बहुत आम हो गया था। केवल कभी कभी एशलिन स्टैग राक्षस के साथ खेलती थी, जबकि अन्य समय वह भाग्यशाली मानती थी। कुछ समय के लिए तो एशलिन को दुख हुआ कि वह उस जड़ी बूटी के साथ नहीं खेल रही थी, लेकिन फिर उसने उस जड़ी बूटी को काटना शुरू कर दिया और खुशी से खाने लगी। जब हम यात्रा कर रहे थे तो कुछ लोग कुछ आवारा राक्षसों से लड़ रहे थे। तभी हमने अपने पैरों के नीचे कंपन सुना। सावधान रहो, नीचे से राक्षस आ रहे हैं। रेचेल जोर से चिल्लाए और हम सभी अतिरिक्त सावधान हो गए, क्योंकि इस जंगल में कोई भी राक्षस सामान्य नहीं है। गुह गुग गुह। दसियों बड़े राक्षस जमीन से बाहर आते हैं। एक लड़के का पैर लगभग राक्षस द्वारा खाया जाता है, लेकिन मुझे पास के कोपोरल स्तर के इवॉल्वर द्वारा बचा लिया जाता है। यो सेंटीपीड राक्षसों को भूमिगत से बाहर आते देख जिल जोर से चिल्लाए। वे सचमुच बहुत बदसूरत दिखते थे, क्योंकि उनके शरीर का रंग उल्टी जैसा हरा होता। उन्हें देखकर ही उल्टी जैसा एहसास होता। मुझे उनके जहर से सावधान रहना पड़ा। सामान्यतः सेंटीपीड का जहर हानिरहित होता है, लेकिन ये बहुत कष्टदायक होता है। गुह गुह। 2 आरंभिक विशेषज्ञ ग्रेड जमीन से कुछ ही दूरी पर निकले और अचानक हमारी ओर झपटे। जिल, ध्यान लगाओ, मैंने चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही मैं इन राक्षसों से भिड़ने के लिए तैयार हुआ, उनमें से एक हमारी ओर आ रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 7 मीटर थी और अपने असंख्य पैरों के कारण उसकी गति बहुत तेज थी। क्लैंग। सेंटीपीड और मैं भिड़ गए। अतिरिक्त बल के लिए मेरे पास बहुत कम कदम है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह शारीरिक रूप से कभी भी राक्षस जितना मजबूत नहीं हो सकता। क्लैंक क्लैंक क्लैंक। उसने अपने अगले पैरों से मेरी तलवार का बचाव किया और मुझे उसकी गति के बराबर पहुंचने के लिए अपने जूतों का इस्तेमाल करना पड़ा। कौशल का उपयोग करने से पहले मैं पूरी तरह से ताकत और सीमाओं को जानना चाहता हूं। जंगल में राक्षस शक्तिशाली लेकिन पागल हैं। जो अंदर गया और राक्षसों को पागल कर दिया, वे इसे एक अच्छी बात पाएंगे, क्योंकि यह कुछ बुद्धिमान की तुलना में पागल राक्षस के खिलाफ लड़ने के लिए बेहतर है। फिरत प्रहार। दूसरा प्रहार। पहले प्रहार की शक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, दूसरे प्रहार की शक्ति का सीधे उपयोग करना बेहतर है। अपने सिर में तेज दर्द को सहते हुए मैं तेजी से राक्षस की ओर भागा। धमाका। मैंने अपनी ढाल से उस पर सीधा प्रहार किया, जबकि मेरे हाथ में तलवार थी, जो उसकी गर्दन की ओर घूम रही थी, और वह उसे रोक नहीं सका, क्योंकि उसके अगले पैर मेरी ढाल से सटे हुए थे और उसे बचने का समय नहीं मिला। कचा गुर्र। मेरी तलवार ने उसकी गर्दन के कुछ जोड़ काट दिए। वह दर्द से चिल्लाया और अधिक पागलपन के साथ मुझ पर हमला किया। मैं इसके लिए तैयार था, फिर भी मेरे हाथ पैरों पर कई चोटें आईं।
औषधि पीकर मैंने फिर राक्षस के हमले को चकमा दिया। भारी चोट के कारण उसकी गति थोड़ी कम हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे चिंता नहीं है, जब तक मैं एक बार और कौशल का उपयोग करता हूं, मैं उसे मार सकता हूं। धमाका, क्रैक, पुह। मैं बचने में असफल रहा और मेरे सीने के पास हमला हुआ, जिससे मेरी हड्डी टूट गई और मुझे खून की उल्टी हुई। यह पागलपन हो सकता है, लेकिन यह अभी भी इस जंगल का एक शक्तिशाली राक्षस है, जिससे मैं बड़ी मुश्किल से मुकाबला कर पा रहा हूं। मेरे शरीर पर जगह जगह छोटी बड़ी चोटें थीं और यदि मैंने पुनर्जन्म का फल न खाया होता तो अब तक मुझे इससे बहुत चोटें लग चुकी होती। समय बीतता जाता है और कुछ मिनट ही बचे रह जाते हैं जब तक मैं अपनी कुशलता का पुनः उपयोग कर सकता हूं। मैं इस समय जिल की गति जैसी क्षमता से सचमुच ईर्ष्या कर रहा हूं। अपनी गति के साथ वह आसानी से बिच्छू के हमलों को चकमा दे रही है, जबकि अपने कौशल से उसे घायल कर रही है और वह अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने जूतों का उपयोग भी नहीं कर रही है। यदि मेरे पास उसकी गति होती तो मैं इस राक्षस को अभी आसानी से मार देता। धप धप धप। मैंने अपनी ढाल का उपयोग करके उस वार से बचाव करते हुए कुछ कदम पीछे हट लिए। भगवान का शुक्र है कि मेरे पास ये नाइट ग्रेड ढाल है, अन्यथा इस राक्षस हमले से बचाव करना बहुत मुश्किल होता। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार। मैंने कौशल को सक्रिय किया और लगातार दोनों ज्वारों की शक्ति का उपयोग किया। धमाका। मैंने राक्षस पर अपनी ढाल से हमला किया ताकि वह अपने आगे के पैरों पर हमला करने में व्यस्त रहे और मैंने अपने हाथ से तलवार से उसकी गर्दन पर हमला किया। ये वही रणनीति है जिसका मैंने पहले भी उस पर हमला करते समय इस्तेमाल किया था। कच। उसका पूरा शरीर उसके सिर से अलग हो गया, लेकिन कुछ देर तक चलता रहा, फिर पूरी तरह रुक गया। मैंने जल्दी से हीलिंग पोशन और मैना पोशन पी लिया क्योंकि मुझे उन दोनों की जरूरत थी और उसके कानों से राक्षस कोर को निकाल दिया। चारों ओर देखने पर मैंने पाया कि कई लोग घायल हैं, लेकिन फिर भी वे मुफ्त कॉर्पोरल स्तर के इवॉल्वर्स के साथ लड़ रहे हैं और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जिल ने जिस राक्षस से लड़ाई की है उससे बुरी तरह घायल कर दिया है और अब वह उसे जल्द ही मार सकेगी। ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई और सभी ने अपनी अपनी औषधियां पी ली और बिना आराम किए आगे बढ़ने लगे। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोगों ने वायु का अनुभव किया था और जब तक उनके पास पर्याप्त औषधि है, वे दिन भर लगातार लड़ सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैंने 4 और राक्षसों से लड़ाई की, जिनमें से 3 एक सेंटीपीड के समान स्तर के थे, जबकि एक थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। उस लड़ाई में मेरा बायां हाथ पूरी तरह टूट गया और मुझे केवल दाहिने हाथ से ही लड़ना पड़ा और जब तक मैंने उसे मारा, मेरा शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था। यदि हमने कुछ समय बाद ही शिविर स्थापित नहीं किया होता, तो मैं ज्यादा लड़ाई नहीं कर पाता। फिर भी पुनर्जन्म के फल और पेय औषधि से प्राप्त अद्भुत उपचार शक्ति के साथ उस गंभीर चोट को पूरी तरह से ठीक करने में 1 दिन लग गया। पुच्छी। लोहे का शरीर स्थिर हो गया और वह क्षण खो बैठा। ये लोहे का चूहा सबसे अधिक परेशान करने वाले राक्षसों में से एक है जिनसे मैंने कभी लड़ाई की। अपने आधे मीटर के आकार के बावजूद ये बहुत चालाक है और जब भी इसे थोड़ा सा भी मौका मिलता है, यह अपने तीखे धातु के नाखूनों से हमला कर देता है। मेरे शरीर पर जगह जगह घाव हैं। अच्छा हुआ कि मैं ढेर सारी औषधियां साथ ले आया, अन्यथा इसकी कीमत चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने जल्दी से दवा पी ली और पेड़ के पास बैठकर लड़ाई देखने लगा। ये लड़ाई 5 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए थी। यह एकमात्र ऐसी लड़ाई है जो जिल ने मुझसे पहले समाप्त की। उन लोहे के चूहों की गति बाकी की तुलना में अधिक होने के बावजूद यह अभी भी जिल की तुलना में फीका है। इसकी वजह से तथा इसकी कम रक्षा क्षमता के कारण जिल के लिए लड़ाई को जल्दी खत्म करना आसान हो गया। 5 मिनट बाद लड़ाई खत्म हो गई और हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अगर कोई देखता तो पाता कि हमारी गति कल की तुलना में 2 गुनी थी। राक्षसों के हमलों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। हमें 9 दिनों में मुख्य क्षेत्र के जंगल तक पहुंचने के अपने प्रारंभिक लक्ष्य को बनाए रखने के लिए तेजी से आगे बढ़ना था, लेकिन उस समय सीमा का पालन करना बहुत कठिन होगा। हम बिना रुके तेजी से आगे बढ़ते रहे। हर कुछ मिनटों में कुछ राक्षस हमला करते, लेकिन उनसे कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर्स द्वारा निपटा जाता। मार्ग बदलो। राहेल सामने से चिल्लाती है। स्काउट्स को किसी प्रकार के खतरे का पता लगाना चाहिए। हम कभी कभी दिशा बदल देते थे क्योंकि स्काउट हमें खतरे के बारे में चेतावनी देते थे। ये जंगल थोड़ा अजीब है। यहाँ विभिन्न प्रजाति के राक्षस एक बड़े समूह में रहते हैं, यहाँ तक कि बिल्ली के समान राक्षस जो बहुत ही छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं या अकेले शिकार करते हैं, कुछ क्षेत्रों के आसपास सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। यही कारण है कि हम पर राक्षसों के एक बड़े समूह द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन ये हर जगह नहीं है।
विलियम ने कहा था कि कोर क्षेत्र में कई राक्षसों का झुंड एक ही समय में हम पर हमला करेगा। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो कांप उठता हूं। आज 5वां दिन है और हम कभी कभी 7वें दिन मुख्य क्षेत्र में पहुंचेंगे। शक्तिशाली राक्षसों की भीड़ से लड़ना बहुत खतरनाक होगा, कुछ लोग मारे भी जा सकते हैं। यहाँ के कुछ लोगों को भीड़ से लड़ने का अनुभव था, क्योंकि वेस्टब्लड शहर पर हर साल राक्षस भीड़ द्वारा हमला किया जाता था। मुझे भी कुछ अनुभव था और मैं जानता था कि उनसे लड़ना कितना खतरनाक होगा। बिना किसी आराम के घंटों घंटों तक लड़ना, ये बेहद खतरनाक होगा। जब हम मार्ग परिवर्तन पर आगे बढ़ रहे थे तो हमें भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कि हर कदम से छोटा भूकंप आ रहा हो। हमारा समूह अचानक रुक गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्काउट्स तेजी से उस दिशा से दौड़ते हुए आए थे और उनके चेहरे थोड़े पीले दिख रहे थे। उन्होंने राहेल के साथ धीरे से बात की और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह कुछ देर तक चुप रही, लेकिन फिर किसी कारण से उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। खतरनाक राक्षस आ रहे हैं और भागने का कोई कारण नहीं है, रेचल ने ऊंची आवाज में कहा। हम यहाँ राक्षसों से लड़ेंगे, इन राक्षसों को मुख्य क्षेत्र की एक छोटी सी झलक समझिए, उसने कहा और तेज कदमों की आवाज के करीब आने का इंतजार करने लगी। हौंफना। राक्षसों को बाहर आते देख मैं हौंफने लगा। मैंने पहले कभी ऐसा राक्षस नहीं देखा था। हालांकि विलियम ने मुझे चेतावनी दी है कि इस प्रकार के राक्षस होंगे। उस विदेशी ऊर्जा ने न केवल राक्षसों को अधिक शक्तिशाली और पागल बना दिया, बल्कि उनमें उत्परिवर्तन भी कर दिया। उनके शरीर में यह विदेशी तत्व जितना अधिक सांद्र होगा, उनके शरीर में उत्परिवर्तन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये राक्षस भालू हैं, मानव जैसे भालू। ये विशालकाय दिखते थे और इनकी ऊंचाई 6 मीटर से 8 मीटर के बीच थी। इतना ही नहीं, उनका पूरा शरीर काला है और उनके पूरे शरीर पर काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। दहाड़। वे ऊंची आवाज में दहाड़ते हुए हमारे पास आते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी संख्या 200 से अधिक है और भी आते रहते हैं। सावधान रहो, ये लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, मैंने कहा जिल, जब मैंने भालुओं को तेज कदमों से हमारी ओर आते देखा। वे बहुत डरावने लगते थे और उनके चेहरे पर भयंकर भयंकर पंजे थे। अगर वे पंजे किसी के सिर पर लग जाए तो उसका सिर तरबूज की तरह कुचल जाएगा। भाड़ में जाओ, मैंने जोर से गाली दी। मानव सदृश काले पृथ्वी भालू में मुझे मुश्किल से ही किसी भी प्रारंभिक स्तर के विशेषज्ञ ग्रेड राक्षसों का आभास होता है। fevbinovel.com। उनमें से बहुत कम प्रारंभिक स्तर के राक्षस हैं। मुझे बस उम्मीद है कि मुझे प्रारंभिक स्तर के राक्षस से लड़ने का मौका मिलेगा। दहाड़। काले भालुओं का एक समूह हमारी ओर आया। उन सभी मध्य स्तर और शिखर स्तर के राक्षसों को देखकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। छी, मैंने गाली दी जब मैं मध्य स्तर पर था कि काले पृथ्वी भालू दहाड़ते हुए हमारे ऊपर आ रहे थे। ऐसा लगता है कि जब तक मदद नहीं आ जाती, हमें इसे संभालना ही होगा, मैंने जिल से कहा और उसने सहमति में सिर हिलाया। काले धरती भालू ने जोर से दहाड़ते हुए अपने बड़े पंजे से हम पर हमला किया। हुश। पंजे की गति अपेक्षा से अधिक तेज है। मैं चकमा देता हूं जबकि जिल इसका प्रतिकार करती है। खटखट। जैसे ही उसने जवाब दिया, संपर्क बिंदु पर चिंगारियां फूट पड़ी। छोटी सी खरोंच के अलावा उसकी तलवार कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। मैं ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हूं कि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 24वें कदम का उपयोग करते हुए उसकी ताकत लगभग मेरी ताकत के बराबर है, लेकिन इसके साथ ही उसकी तलवार केवल उसकी त्वचा पर खरोंच पैदा करने में सक्षम है। दहाड़। उसने दहाड़ लगाए और जिल पर हमला किया, जिससे मुझे हमला करने का मौका मिला। सर्वोच्च युद्ध अभ्यास करते हुए पूरी ताकत का उपयोग करते हुए मैंने काले पृथ्वी भालू पर पीछे से हमला किया। फ्लैंक फ्लैंक। मैंने उस पर 2 बार हमला किया, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर तीसरा हमला करता, उसने अपने पंजे से मुझ पर हमला कर दिया, इतनी तेज गति से कि इससे पहले कि मैं बच पाता, उसने मुझे मार डाला। दांत पीसते हुए मैं हमले का सामना करने के लिए अपनी ढाल को आगे बढ़ाता हूं। ये बहुत चोट पहुंचाने वाला है। धमाका धमाका। जैसे ही मैंने अपनी ढाल पर उनका हमला महसूस किया, मुझे सदमे के कारण खून की उल्टी हो गई और मुझे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। यदि जिल ने उसका ध्यान भंग न किया होता तो वह मेरा पीछा करता और मुझ पर दोबारा हमला कर देता। जल्दी से अपने आप को स्थिर करते हुए मैं अपनी चोटों की जांच करता हूं। अपनी चोटों को महसूस करते हुए मेरा चेहरा काफी गंभीर हो गया। मेरी चोटें न तो गंभीर थीं और न ही हल्की, लेकिन उन्हें गंभीर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। अपने आप को स्थिर करते हुए मैंने जिल को राक्षस के खिलाफ लड़ते हुए देखा। उसकी हालत काफी अच्छी है। गति और चपलता के कारण वह आसानी से उस राक्षस के खिलाफ लड़ सकती है जो अत्यधिक गति में प्रमुख नहीं है।
जिल, इसे व्यस्त रखो, मैं अपने कौशल का उपयोग करने जा रहा हूं। मैंने जोर से कहा। उसने लड़ते हुए सिर हिलाया और हताशा में राक्षसी दहाड़ते हुए अपने हमले को तेज कर दिया। पहली लहर, मैंने चिल्लाया और उसके कंधे पर हमला किया। खड़खड़ाहट, एक जोरदार खड़खड़ाहट सुनाई दी और एक चिंगारी उड़ी, लेकिन एक छोटी सी दरार को छोड़कर उसमें कोई क्षति नहीं हुई। दूसरा ज्वार, बिना समय बर्बाद किए और उसकी पीठ की ओर हमला करें। जिल के कब्जे में होने से मैं आसानी से हमला कर सकता हूं। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, मैंने क्रोध में 3 बार उस पर हमला किया, लेकिन परिणाम देखकर मैं बहुत हैरान रह गया। कुछ दरारों को छोड़कर उसकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं हुआ। धमाका, पुह पुह, मुझे भालू के पंजे से चोट लगी जब मैं अभी भी भालू की सुरक्षा पर झटका लगा रहा था। यह अच्छी बात है कि मैंने सहज रूप से अपनी ढाल को अपने सामने कर लिया, अन्यथा मेरी चोटें अधिक गंभीर होती। और 24 हिंदी, अध्याय 116 काली धरती भालू 2। पिछला अध्याय। अगला अध्याय, बकवास। मैंने अपने होठों से खून पोंछते हुए खुद को कोसा। इस बार चोटें वाकई गंभीर हैं। मैंने जल्दी से एक उपचार औषधि निकाली और उसे एक ही घूंट में पी लिया। यह अच्छी बात है कि मेरी जोड़ी जिल के साथ थी, जिसके पास गति प्रकार की क्षमता है, अन्यथा मेरी हालत बहुत खराब होती। मैं युद्ध के मैदान पर नजर डालता हूं और देखता हूं कि लगभग सभी लोग लड़ रहे हैं, सिवाय कुछ कॉर्पोरल स्तर के विशेषज्ञों के, जो युद्ध के मैदान में घूम रहे हैं और गंभीर स्थिति में पड़े लोगों की मदद कर रहे हैं। राहेल भी ऊंचे पेड़ से लड़ाई देख रही है। मैंने उसे 5 दिनों में कभी लड़ते नहीं देखा। मैं जंगल में रहा हूं। वह हमेशा युद्ध में ऊंची जगह खोज लेती है और बिना कुछ किए युद्ध के मैदान पर नजर रखती है। पूरा युद्ध क्षेत्र व्यस्त है और इसमें समय लगेगा। ये देखकर कि मेरी चोटें ठीक होने लगी हैं, मैंने राक्षस पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया, इस बार थोड़ा अधिक सावधानी के साथ। जिल, मैं उसका ध्यान थोड़ा हटा दूंगा, तुम कोशिश करो और अपना कौशल दिखाओ। मैंने कहा। अब तक जो मैंने देखा उसके अनुसार उसके पास 2 शक्तिशाली कौशल हैं जो मेरे 9 उग्र प्रहारों से अधिक शक्तिशाली हैं। एकमात्र समस्या यह है कि वह लड़ाई में अच्छी तरह से कुशल नहीं है। freewebnovel.com। इन दिनों उससे लड़ने का काफी अनुभव हो गया था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगर मेरे पास उसका कौशल होता तो मैं अकेले ही इस भालू को मार सकता था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, उसने कहा। जिल हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। राक्षस का सारा हमला मुझ पर केंद्रित हो गया। ये काला पृथ्वी भालू असामान्य रूप से तेज है और 24वें कदम के बावजूद मुझे इसकी चालों को समझने में बहुत कठिनाई हो रही है। 24वीं चाल का प्रयोग करते समय मुझे जो दर्द महसूस हो रहा है वह सचमुच बहुत अधिक है। ये दर्द मेरी 3 तकनीकों का एक साथ प्रयोग करने पर महसूस होने वाले दर्द से तुलनीय है। मैं वास्तव में तीसरी चाल बनाने के लिए 24वीं चाल की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह वास्तव में कठिन है। बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन एक विशाल दीवार भी मेरा रास्ता रोक रही है। चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, ये टूट नहीं सकती। मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। भविष्य की लड़ाइयां वास्तव में खतरनाक होंगी और यह राक्षस तो कोर क्षेत्र की झलक मात्र है। कोर क्षेत्र के अंदर का राक्षस उससे भी अधिक खतरनाक होगा जिससे मैं अभी लड़ रहा हूं। भेदी धुरी, मैंने जिल को चिल्लाते हुए सुना। जैसे ही वह तेजी से राक्षस पर हमला करती है, उसकी तलवार नीली धुरी में बदल गई थी जिसकी धार बहुत तेज है। छेद करो। धुरी ने बिना किसी बाधा के राक्षस की रक्षा को पूरी तरह से भेद दिया। मैं इस कौशल की शक्ति को देखकर पूरी तरह से चकित रह गया। जब मैंने अपने कौशल की पूरी शक्ति का उपयोग किया तो ब्लैक अर्थ बियर की रक्षा में केवल हल्की दरारें पैदा हुईं, लेकिन उसके कौशल की एक मार सीधे बिना किसी बाधा के उसकी त्वचा में घुस गई। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि यह महत्वपूर्ण स्थान से चूक गई। जिल उसके हृदय पर हमला करने जा रही थी, लेकिन अंतिम क्षण में राक्षस को खतरा महसूस हुआ और वह थोड़ा आगे बढ़ गया। जिल पूरी तरह से चूक गई और हृदय के नीचे के महत्वपूर्ण भाग को छेद दिया। यदि उसे 1 या 2 महीने की लड़ाई का अनुभव होता तथा उसकी क्षमता जो उसे चपलता और गति तथा भयानक कौशल प्रदान करती है, तो वह उसे सीधे मार सकती थी। दहाड़, राक्षस दर्द से जोर से दहाड़ा। हालांकि उसका हमला चूक गया, फिर भी बहुत गहरा घाव हो गया। मैंने पहले ही कुछ दूरी बना ली थी और अगर जिल का हमला चूक जाता तो राक्षस पर हमला हो जाता। कम से कम मैं कुछ समय के लिए उसके तत्काल हमले की सीमा से बाहर हो जाता। उसने उन्मत्त होकर जिल पर हमला किया, लेकिन वह अपनी गति और चपलता से उसके हमले को चकमा देने में सफल रही। इस राक्षस की जीवन शक्ति बहुत प्रबल है। इसके शरीर पर गहरे घाव होने के बावजूद इसके हमले में कोई परिवर्तन नहीं आया और समय बीतने के साथ ही शरीर पर लगे घाव भरने लगे।
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसके हमले और भी भयंकर होते गए। मैंने केवल उसके हमले से बचने पर ध्यान केंद्रित किया। जब भी मेरी तलवार उसके पंजों से टकराती, मुझे अपनी बाह में तीव्र झटका महसूस होता। नाइट ग्रेड की तलवार होने के बावजूद ये झटके को पूरी तरह से रोक नहीं सकती, इसकी वजह से मेरी कई हड्डियां टूट गई थीं। इतना ही नहीं, कई बार राक्षसों के पंजे मुझ पर फेंके गए। यह अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी ढाल थी, अन्यथा मैं सचमुच मर सकता था। जब भी जिल अपने कौशल के साथ हमला करती है तो उसे व्यस्त रखने के अलावा मैंने अपना सारा ध्यान सुप्रीम लड़ाकू अभ्यास में बाधा डालने पर लगा दिया, जिससे उसे हराने का थोड़ा मौका मिल गया। यदि कोई राक्षस के शरीर को देखे तो उसके शरीर पर अनगिनत चोटें मिलेंगी, जिनमें से कुछ में थोड़ा सा खून भी बह रहा था। ये सभी जिल द्वारा लगाए गए थे। जब भी वह हमला करती थी, वह राक्षस पर घाव छोड़ देती थी। चोटें घातक लग रही थीं, लेकिन वे सभी गैर महत्वपूर्ण थीं। एकमात्र बार जब जिल ने उसकी गर्दन पर हमला किया तो वह उसे घातक रूप से घायल करने के करीब पहुंच गई, लेकिन वह फिर भी चूक गई। गोधूली में तारे। जिल ने फिर से कौशल के साथ हमला किया। इस कौशल में उसके अन्य कौशल की तरह भेदने की क्षमता नहीं थी, लेकिन यह अभी भी अपनी क्षमता में बहुत शक्तिशाली है। जैसे जैसे वह राक्षस के करीब पहुंचती गई, उसकी तलवार से हल्का अंधेरा निकलने लगा और उस पर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देने लगे। क्लैंक। राक्षस ने अपने पंजों से उसके कौशल को रोक दिया और निशानों के अलावा उस पर खरोंच तक नहीं आई। तुम औषधि पियो, मैं कुछ समय के लिए इसे संभाल लूंगा, मैंने कहा, क्योंकि मैंने जिल का पीला और खून से सना चेहरा देखा था। अपनी तीव्र गति के बावजूद वह कभी भी घायल नहीं हुई। उसे 2 बार राक्षस ने टक्कर मारी थी और एक बार वह जोर से पेड़ से टकरा गई थी, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं। दहाड़। ये दहाड़ता हुआ मेरी ओर आया। जिल को तेजी से पीछे हटते देख मैंने पूरी शक्ति के लिए सुपर कॉम्बैट की 24वीं चाल चलाई। क्लैंक क्लैंक क्लैंक, ट्रैक ट्रैक। उसने मुझ पर इतनी तेज गति से हमला किया कि इससे पहले कभी नहीं मुझे अपनी तलवारों के साथ पंजों का मुकाबला करना पड़ा। धमाका। ट्रैक। मैंने अपनी ढाल से उसके हमले का बचाव करते हुए पीछे की ओर धमाका किया। ये हमला वास्तव में शक्तिशाली था। इसने मेरे हाथ की कुछ हड्डियां तोड़ दी। जैसे ही मैंने खुद को स्थिर किया, मेरा चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि मैंने देखा कि राक्षस तेजी से मेरी ओर आ रहा है। मैं बर्बाद हो गया। मैं अपनी ढाल लहराकर उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा कि जिल तेजी से मेरी ओर आ रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। राक्षस मेरे बहुत करीब है। दांत पीसते हुए मैंने फिर दीवार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उस दीवार को नहीं तोड़ सका। फिर भी मैंने कोशिश जारी रखी। मैं आक्रोश में पूछता हूं, वे कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर्स कहाँ हैं, जो हमें बचाने वाले थे? कोई विकल्प न होने पर मैंने इसका प्रतिकार करने के लिए अपनी तलवार और ढाल का सहारा लिया। पहला प्रहार, दूसरा प्रहार। मैंने परिणामों की परवाह किए बिना बलपूर्वक कौशल को सक्रिय कर दिया। मैं महसूस कर सकता हूं कि वह कौशल मेरी जीवन शक्ति को चूस रहा है, जिसका उपयोग कौशल को बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में किया जा रहा है। मेरे पास इस मुद्दे पर ध्यान देने का समय नहीं था, क्योंकि विशाल पंजे मुझसे कुछ इंच की दूरी पर थे। धमाका। दोनों राक्षसों के विशाल पंजों ने मेरी ढाल पर प्रहार किया और मैं अपने शरीर में उस जबरदस्त प्रहार को महसूस कर सकता था, जिससे मेरी हड्डियां टूट गईं, मेरे आंतरिक अंग चोटिल हो गए और प्रहार से दूर जा गिरे। बूम। मेरे शरीर में एक और परिवर्तन होता है। जैसे ही मुझ पर अपार शक्ति उतरती है, यह मुझे सर्वोच्च युद्ध अभ्यास के 24वें चक्र से बाहर निकलने में मदद करती है। इस प्रकार तीसरी मुहर का निर्माण शुरू होता है। धमाका। धमाका। मैं एक पेड़ से टकरा गया और सदमे के कारण मेरे मुंह से खून की उल्टी निकल गई। मैंने सोचा कि राक्षस मुझे मार देगा, लेकिन जब ऊपर देखा तो पाया कि जिल काले पृथ्वी भालू से लड़ रही है। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। मैंने खुद को कोसा, क्योंकि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की मुहर मेरी जीवन शक्ति को चूस रही है। कुछ ही सेकंड पहले मैंने अपने कौशल का बलपूर्वक उपयोग किया था और इससे बहुत सारी जीवन शक्ति खत्म हो गई थी, और अब सील भी वही कर रही है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं सचमुच बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाऊंगा। मैंने किसी तरह अपना टूटा हुआ हाथ अपनी दाहिनी जेब की ओर बढ़ाया और मुट्ठी भर औषधि की बोतल निकाली। वे सभी जीवन शक्ति औषधि की बोतलें थीं। ये वही है जो सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की मुहर की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैंने बिना किसी परवाह के एक के बाद एक बोतल औषधि पी ली, क्योंकि जैसे ही मैं इसे पीता, सील इसे पूरी तरह से चूस लेती। 9वीं बोतल पर सील ने जीवन शक्ति चूसना बंद कर दिया और मैना की ओर बढ़ गया। ये देखकर मैंने जेब से कुछ मैना औषधि की बोतलें निकाली और उन्हें पीना शुरू कर दिया।
इससे पहले कि मैं लड़ने लायक हो जाऊं, जिल मुझे कुछ मिनट दे सकती है। जल्द ही मेरे शरीर के हर हिस्से में ठंडक फैलने लगी, जिससे वह स्वस्थ हो गया और मजबूत हो गया। यह अनुभूति सचमुच बहुत सुखदायक लगती है। मैं बस इसमें खुलापन रखना चाहता हूं, लेकिन जल्द ही यह खत्म हो जाती है। मैंने अपने शरीर की जांच की और देखा कि मेरी केवल आधी चोटें ही ठीक हुई हैं। ये देखकर मैं पहले तो चौंक गई, लेकिन जल्द ही मुझे इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। सर्वोच्च युद्ध व्यायाम का मुख्य काम है शरीर की ताकत बढ़ाना, अर्थात उसे तेज और मजबूत बनाना, और इसके अन्य लाभ तो बस अतिरिक्त सुविधाएं हैं। उपचारात्मक ऊर्जा अतिरिक्त लाभों में से एक है। यदि मैं अभी भी निजी ग्रेड में होता तो यह ऊर्जा मुझे मृत्यु से वापस लाने के लिए पर्याप्त होती, लेकिन विशेषज्ञ ग्रेड में यह मेरी चोटों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरी अधिकांश हड्डियां ठीक हो गई हैं और केवल मामूली फ्रैक्चर ही बचे हैं। 3 मुहरों के साथ मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया था कि मैं राक्षस की अधिकांश चालों को चकमा दे पाऊंगा, बशर्ते कि मैं कोई गलती ना करूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी 3 ज्वार की शक्ति का उपयोग कर सकता हूं। इसके साथ और जिल की मदद से हम निश्चित रूप से इसे मार सकते हैं। मैंने जल्दी से अपनी बाकी चोटों को ठीक करने के लिए औषधि पी ली और जिल की मदद करने के लिए उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिल राक्षस को पूरी तरह से नियंत्रित कर रही थी, लेकिन उसके शरीर पर भी कई चोटें थीं। हालांकि उसकी चोटें मेरी जितनी गंभीर नहीं थीं, फिर भी वे गंभीर थीं। जिल, इसे व्यस्त रखो, मैं अपने कौशल से इस पर हमला करने जा रहा हूं, मैंने कहा। एक क्षण के लिए उसका चेहरा उलझन में दिख रहा था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वह शायद भ्रमित महसूस कर रही होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार इस राक्षस पर अपने कौशल से हमला किया था, लेकिन इसके शरीर पर कुछ खरोंचों के अलावा ये कुछ भी नहीं कर पाया था। पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार, मैंने जोर से चिल्लाया और लगातार तीनों प्रहारों की शक्ति को सक्रिय किया और राक्षस की ओर दौड़ा। पहले और दूसरे ज्वार में शक्ति का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि वे मैना को बर्बाद करें, क्योंकि वे मुश्किल से इसकी रक्षा पर कुछ खरोंच डाल पाते हैं। इसलिए तीसरे ज्वार को सीधे शक्ति देना सबसे अच्छा है। यह मुझे अतिरिक्त मन की बचत करेगा और मुझे थोड़ा और समय भी देगा। दहाड़, यह मुझ पर दहाड़ने लगा, ये देखकर कि मैं पूरे वेग से उसकी ओर आ रहा हूं। वह हमला करना चाहता था, लेकिन जब जिल ने भी अपना स्टॉज इन ट्विलाइट कौशल सक्रिय किया तो वह रुक गया। अब सबसे अच्छा मौका है। मैंने सोचा कि सीधे इसके हाथ पर हमला करके मैं इसे काटने की कोशिश करना चाहता हूं, इसकी ताकत को आधा कर देना चाहता हूं। दहाड़, जब उसने मेरी तलवार को अपने हाथ की ओर आते देखा तो वह दहाड़ने लगा और उसे रोकना चाहता था, लेकिन जिल की तलवार ने उसे रोक दिया। काट दो, मेरी तलवार ने उसकी बाह को काट दिया, लेकिन जल्द ही मेरी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, क्योंकि मेरी तलवार हड्डी से अवरुद्ध हो गई थी। मेरी तलवार ने उसकी कठोर रक्षा परत और मांस को चीर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी हड्डी को छुआ, उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया। ये देखकर मेरे चेहरे पर भाव बदल गए। मैंने सोचा कि अगर मैं सचमुच इसकी बाह 2 टुकड़ों में नहीं काट पाया तो कम से कम इसे आधा तो काट ही दूंगा और लटकता हुआ ही रहने दूंगा। ये लगभग बेकार होगा, लेकिन यह बाधित है और 3 ज्वारों की पूरी शक्ति का उपयोग करने के बाद भी इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। freewebandsigmawell.com। केवल यदि मैं चौथे ज्वार की शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग करूं तो ही मैं हाथ को 2 टुकड़ों में काट पाऊंगा, लेकिन यह मेरा अंतिम विकल्प है, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक और विकल्प है। दहाड़, मैंने उसका दूसरा पंजा अपनी ओर खींचा, लेकिन मैंने अपने शरीर में बची हुई कौशल शक्ति से उसे तुरंत चकमा दे दिया। वह गुस्से में मेरी ओर आया, लेकिन जिल ने उसे रोक लिया और औषधि पीने के बाद मैं भी उससे लड़ने चला गया। जिल कुछ समय तक किसी भी कौशल का उपयोग नहीं करती है, मैंने कहा। पहले तो उसने मेरी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन जब उसने देखा कि मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा हूं, तो उसने केवल सिर हिलाया और पुनः लड़ने लगी। मुझे अपना कौशल पुनः प्रयोग करने में 10 मिनट लगेंगे और तभी मैं राक्षस को मारने की योजना पर अमल करूंगा। जिल और मैं राक्षस से लड़ते रहे। ये लड़ाई कम और उसके खतरनाक पंजों से बचने जैसा था। हमने गति और ताकत थोड़ी बढ़ा दी है। मैं इसके हमले को और अधिक प्रभावी ढंग से चकमा दे सकता हूं। इसके बावजूद मेरे शरीर पर इसके पंजे के कई खरोंच आए। समय बीतता गया और जल्द ही 10 मिनट बीत गए। अब समय आ गया है कि मैं अपने कौशल का पुनः उपयोग करूं। जिल, क्या तुम राक्षस की खोपड़ी को छेद सकती हो यदि मैं कुछ सेकंड के लिए राक्षस को तुम पर हमला करने से रोक दूं? मैंने काली धरती के भालू से लड़ते हुए जिल से पूछा।
वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। अगर आप ये सुनिश्चित कर सके कि राक्षस किसी भी हालत में मुझ पर हमला नहीं करेगा, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, तो मैं उसे मार सकती हूँ, उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। हो सकता है कि उसे अन्य लोगों की तुलना में लड़ाई का कम अनुभव हो, लेकिन उसे अपने वादे पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं 4 सेकंड दूंगी। 4 सेकंड के लिए मैं राक्षस को दूर रखूंगी और वह किसी भी हालत में आप पर हमला नहीं करेगा। उसने सिर हिलाया और राक्षस और उसके बीच कुछ दूरी बना ली। पियर्सिंग स्पिंडल, पहला ज्वार, दूसरा ज्वार, तीसरा ज्वार। हम दोनों ने एक ही समय में अपने कौशल को सक्रिय किया। बस मुझे इस राक्षस को व्यस्त रखना था और उसे मारना था। दहाड़। ये दहाड़ता है जब जिल उसे पीछे की ओर बढ़ते हुए देखता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जब भी जिल अपनी उस धुरी कौशल का उपयोग करती है तो ये बहुत उत्तेजित हो जाता है। इसके शरीर में पहले से ही 3 छेद हैं। यह पागल है, लेकिन फिर भी इसे खतरे के प्रति सचेत रहना पड़ता है। बैंग बैंग। मैंने अपने कौशल की पूरी शक्ति के साथ उसके दोनों पंजों का प्रतिरोध किया। फिर भी मुझे महसूस हुआ कि वह अपार शक्ति मेरे अंदर से होकर गुजर रही है और मेरी हड्डियों के अंगों को चोट पहुंचा रही है। मुझे उसे रोकना था, उसे किसी भी हालत में जिल पर हमला करने का मौका नहीं देना था, अन्यथा सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। मुझे जिल को वह समय देना था जो मैंने वादा किया था। मैंने अपनी ढाल और तलवार छोड़ दी और अपने नंगे हाथों से उसके दोनों पंजे पकड़ लिए। रोआर। आह। मैंने अपने छोटे हाथ से बड़े पंजे पकड़ लिए। धीरे धीरे गिरती हुई धारा दिखाई दे रही थी। राक्षस जोर से दहाड़ने लगा जैसे कि वह मेरा हाथ छोड़ देना चाहता हो, लेकिन मैंने उसे जाने नहीं दिया। मैंने बिना किसी आरक्षण के उसे सारी मन और जीवन शक्ति खिलाना शुरू कर दिया। मेरी दोनों हथेलियां हड्डियों तक कटी हुई हैं और उनमें से खून बह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे मिनट बीत गए हों, लेकिन मुश्किल से 3 सेकंड बीते थे, लेकिन इस अपार दर्द के कारण हर सेकंड 1 साल जैसा लग रहा था। पुच। मैंने अंततः खोपड़ी में घुसती तलवार की तीखी आवाज सुनी और उसका निर्जीव शरीर मेरे साथ जमीन में गिर गया। माइकल, माइकल। मैंने किसी को मुझे पुकारते हुए सुना। मैंने अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खोल सका। तभी एक परिचित गर्म सनसनी मेरे शरीर में फैल गई। माइकल। मैंने फिर से अपना नाम पुकारते हुए सुना और इस बार जब मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की तो वे खुल गईं और मैंने अपने सामने जिल का चेहरा देखा। क्या मैं बहुत देर तक बेहोश रहा था? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा। वहां बहुत से लोग काले भालुओं से लड़ रहे थे। नहीं, आप मुश्किल से 5 मिनट के लिए बेहोश थे, उसने जवाब दिया। मैंने सिर हिलाया और जब यह विचार मन में आया कि मेरी हथेली राक्षस के पंजे से हड्डी तक कट गई थी। लेकिन जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने अपने घावों पर, विशेष रूप से अपनी हथेली पर, पट्टी देखी और मेरा शरीर ठीक होता हुआ प्रतीत हुआ। माइकल, ये वाकई खतरनाक था। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो तुम्हें गंभीर चोट लग सकती थी। जिल ने कहा कि उसकी आवाज में थोड़ा अपराधबोध सुनाई दे रहा था। मैं बस मुस्कुराया और धीरे से उठकर उपचार औषधि में सहायता के लिए एक जीवन शक्ति औषधि पी ली। मैं गंभीर रूप से घायल हूँ, विशेषकर मेरी हथेली। मुझे नहीं लगता कि मैं कम से कम 1 घंटे तक तलवार अच्छी तरह से चला पाऊंगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि अगला राक्षस हमला करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो निकालेगा। धन्यवाद जिल, अपने राक्षस को यहाँ भेजने के लिए, एरन ने कहा। वह हमारे टीम के सदस्यों में से एक है। वह और एक अन्य व्यक्ति मध्य स्तर के ब्लैक अर्थ भालू से लड़ रहे थे और ये देखकर कि उन्हें बहुत कठिन समय हो रहा है, जिल ने अपने राक्षस से उनकी मदद करने के लिए कहा था। यदि ब्लैक अर्थ भालू के खिलाफ हमारी लड़ाई में उसका राक्षस शामिल होता तो ब्लैक अर्थ भालू को मारना हमारे लिए बहुत आसान होता। एरन और हमारे अन्य साथियों की हालत मुझसे थोड़ी ज्यादा खराब दिख रही है क्योंकि वे पेड़ के पास बैठे थे और उन्होंने औषधि पी ली थी। दूसरी ओर बित्सी जिल का राक्षस अपेक्षाकृत सुरक्षित लग रहा था। उसके शरीर पर केवल कुछ खरोंचें थीं, लेकिन फिर भी जिल ने उसे जबरदस्ती खिलाया। पेड़ के पास बैठकर पढ़ते हुए मैंने पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर डाली और जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने एक अजीब बात देखी। युद्ध के मैदान में घूमने वाले मध्य और उच्च स्तरीय कॉर्पोरल ग्रेड रिवॉल्वर्स ज्यादा मदद नहीं कर रहे हैं। वे केवल उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, अन्यथा वे हाथ नहीं उठाएंगे। पहले तो मुझे ये बहुत अजीब लगा और मुझे उन पर गुस्सा भी आया कि उनके पास मदद करने का मौका और शक्ति होने के बावजूद उन्होंने मदद क्यों नहीं की। ये सब संभवतः रेचेल द्वारा आदेशित किया गया है। कोई भी अपने मन से ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन सभी नहीं। लेकिन जब मैंने इसके बारे में कुछ देर ध्यान से सोचा तो मुझे इसका कारण समझ में आया।
वह शायद चाहती है कि हम विशेष रूप से स्पेशलिस्ट ग्रेड के हों और अपनी शक्ति से राक्षसों से लड़ें और विकसित हों और कॉर्पोरल ग्रेड पर निर्भर न हों। क्योंकि जब हम कोर क्षेत्र में पहुंचेंगे तो वहां हमें एक मजबूत राक्षस से बचाने के लिए कोई कॉर्पोरल स्तर का इवॉल्वर नहीं होगा, क्योंकि वे स्वयं अपनी जान बचाने में व्यस्त होंगे। ये लड़ाई आधे घंटे से अधिक समय तक चली और इसमें लगभग सभी विशेषज्ञ ग्रेड इवॉल्वर्स घायल हो गए। मैंने सोचा था कि रेचेल हमें उसी हालत में यात्रा करवाएगी, लेकिन उसने हमें आधे घंटे का आराम करने का आदेश दिया था। ये सुनकर मुझे राहत की सांस मिली कि मेरे घावों को ठीक करने और राक्षसों से लड़ने के लिए आधे घंटे का समय पर्याप्त है। अभी दोपहर ही हुई थी कि हमने फिर से यात्रा शुरू कर दी और 20 मिनट बाद हमारा सामना राक्षसों के एक और समूह से हुआ। भगवान का शुक्र है कि वे काले पीले भालुओं जितने शक्तिशाली नहीं थे और लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। जैसे जैसे दिन बीतता गया मैं अधिक से अधिक राक्षसों से लड़ता गया और शाम होने तक मैंने पूरे दिन में 9 राक्षसों से लड़ाई की, जिनमें ब्लैक अर्थ भालू भी शामिल थे। समय को देखते हुए हमें शिविर बना लेना चाहिए था, लेकिन हम अभी भी यात्रा कर रहे थे। पिछले 4 दिनों से हम हमेशा इसी समय शिविर की तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि आसमान में अंधेरा छाने लगता है, लेकिन रेचेल अब भी बिना रुके हमारा नेतृत्व कर रही है। केवल मेरे ही नहीं बल्कि सभी के मन में ये प्रश्न था, क्या आप जानते हैं कि हम शिविर क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैंने जिल से पूछा, लेकिन उसने केवल सिर हिलाकर नहीं कहा। हम 15 मिनट तक और चले, फिर हम एक बड़े खुले मैदान में पहुंचे और वहां जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वहां एक बड़ा मैदान है, इतना बड़ा कि हम आसानी से उसके अंदर 3 या 4 शिविर लगा सकते हैं, और यह आश्चर्य की बात है क्योंकि वहां पहले से ही एक और समूह शिविर लगा हुआ है। जब से हम 8 समूहों में बंटकर बड़े शिविर से निकले थे, हमने एक दूसरे को नहीं देखा था। कभी कभी मुझे हल्की सी लड़ाई की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन बस इतना ही। मैंने पिछले 4 दिनों में किसी दूसरे समूह के लोगों को नहीं देखा। जैसे ही हम समाशोधन स्थल में प्रवेश करते हैं, उनके संरक्षण कलाकृति से छोटा सा छेद खुल जाता है और एक सुंदर लड़का, जो मुझसे 1 वर्ष बड़ा लग रहा था, उसमें से बाहर आता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह मुझे जाना पहचाना लगता है, या तो मैंने उसे कहीं देखा है या फिर उसके जैसे किसी को। जैसे ही वह बाहर आया, गुंबद पर हमला कर रहे लगभग 10 राक्षस उस पर टूट पड़े। राक्षसों को अपने ऊपर हमला करते देख भी वह विचलित नहीं हुआ और चलता रहा। जब राक्षस उसके बिल्कुल करीब आ गए, आधे मीटर से भी कम दूरी पर, तो उसने अचानक भाला चलाया और राक्षस पर तेजी से हमला कर दिया। उनकी भाला चाल स्पष्ट और कुशल थी और साथ ही सुरुचिपूर्ण भी थी। मैंने कभी किसी को हथियार का उपयोग करते हुए उनके जितना कुशल नहीं देखा। भाला राक्षसों के शरीर से ऐसे गुजरा जैसे वह मक्खन चाकू हो, और वे मक्खन थे। उसने 1 सेकंड में सभी राक्षसों को मार डाला, और इनमें से कई राक्षस उच्च कोटि के कॉर्पोरल श्रेणी के राक्षस थे। उनके समान स्तर के होने के बावजूद उसने उन्हें मुर्गियों की तरह मार डाला। यह मैक्स बहुत ज्यादा दिखावा करने वाला है, जिल ने धीमे स्वर में कहा। क्या आप उसे जानते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। हाँ, हमारे माता पिता मित्र हैं, उसने उत्तर दिया। मैंने सिर हिलाया और आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। रेचल, तुम देर से आए हो, मैक्स ने रेचल के करीब आते हुए कहा। हमारे सामने कुछ छोटी मोटी समस्याएं आई थीं, रेचल ने गंभीर भाव से उत्तर दिया। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे धीरे धीरे बात करने लगे ताकि कोई उनकी बात न सुन सके। उन्होंने कुछ मिनट तक बातचीत की, उसके बाद रेचेल ने शिविर के चारों ओर सुरक्षा कलाकृति स्थापित करना शुरू कर दिया। रेचेल ने मैक्स के बगल में हमारा शिविर स्थापित किया था। अगर कोई दूर से देखता तो उसे एक दूसरे के बगल में 2 बड़े नीले गुंबद दिखाई देते। मैं अंदर गया और बिना फ्रेश हुए सीधे फर्श पर लेट गया। आमतौर पर मैं आराम करने से पहले फ्रेश होता हूं, लेकिन आज मैं इतना थका हुआ हूं कि ऐसा नहीं कर सकता। जब रेचेल ने सुरक्षा कलाकृति को सक्रिय किया तो उसने कहा कि वह रात के खाने से 2 घंटे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा करेगी। ये संभवतः इस बात से संबंधित है कि अधिकतम शिविर यहाँ क्यों है। मैं वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि दूसरा शिविर यहाँ क्यों है। फर्श पर लेटकर आराम करना वास्तव में अच्छा लगता है। आज मैं कई बार घायल हो गया, विशेषकर उस बार जब मैंने अपने नंगे हाथों से राक्षस के पंजे पकड़ लिए थे। मैं अभी भी काफी घायल हूं और पूरे शरीर में दर्द महसूस कर रहा हूं। दर्द मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मुझे अपने प्रदर्शन की चिंता है। ब्लैक अर्थ बियर के साथ आज की लड़ाई ने मुझे मेरी ताकत और कमजोरियों के बारे में कई बातें सिखाईं। अगर मैं अपनी ताकत और कमजोरियों को तर्कसंगत बनाऊं, तो मेरी पहली कमजोरी मेरा राक्षस होगा।
अन्य राक्षसों की तुलना में एशलिन ने मुझे कुछ भी भौतिक वृद्धि नहीं दी और उससे मुझे जो अग्नि क्षमता प्राप्त हुई वह वास्तव में कमजोर है। मुझे एशलिन को चुनने का एक पल के लिए भी अफसोस नहीं हुआ। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं एशलिन को ही चुनूंगी। मेरी दूसरी कमजोरी है मेरी लड़ने की शैली। मुझे कोई लड़ने की शैली नहीं पता थी। मैंने मुश्किल से 1 महीने तक नाइट ब्लेड स्टाइल सीखा है। मैंने जो सीखा है वह मूल आसन है और वे भी पूरे नहीं हैं। यहाँ तक कि जिल जो लड़ाई में काफी अनुभवहीन है वह लड़ाई शैली में काफी कुशल है। मैं शिविर में उन गिने चुने लोगों में से एक हूँ जो लड़ाई की कोई भी शैली नहीं जानते। मैं उन चीजों के बारे में नहीं सोचता जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं जो कर सकता हूँ वह यह है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाऊं। तेजी से ताकत हासिल करने के 2 तरीके हैं, एक है स्तर बढ़ाना और दूसरा है सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज। स्तर ऊपर करना मेरे नियंत्रण में नहीं है और मुझे नहीं लगता कि एशलिन स्तर ऊपर करने के लिए एक और चमत्कारी फल ढूंढ सकता है। स्तर ऊपर करने का विकल्प पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। दूसरा और अंतिम विकल्प सर्वोच्च युद्ध अभ्यास है। मैंने पहले ही तीसरी मुहर बना ली थी और मैं चौथी मुहर बनाने के लिए तीसरी चाल चल रहा हूँ। सैद्धांतिक रूप से कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे उतनी सील बना सकता है, बशर्ते उसके पास पर्याप्त मन हो और वह सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की चाल को प्रसारित करने में सक्षम हो। लेकिन ये बहुत कठिन है। मैना कोई समस्या नहीं है क्योंकि मेरे पास मैना औषधि की सैकड़ों बोतलें हैं। समस्या यह है कि यह बहुत दर्दनाक है। मैं लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका हूं। चौथी मुहर की तीसरी गतिविधि जो मैं प्रसारित कर रहा हूं वह बहुत दर्दनाक लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी हड्डियों को पीस रहा है और आप उस अनुभव को जी रहे हैं, लेकिन सर्वोच्च युद्ध अभ्यास ही मेरे पास एकमात्र विकल्प है। चूंकि मुझे नहीं लगता कि एशलिन ऐसा कोई चमत्कारी फल लाएगी जिससे मेरी ताकत में तेजी से वृद्धि होगी, इसलिए मुझे ताकत के लिए अपने दांत पीसने होंगे और दर्द सहना होगा, अन्यथा जब हम मुख्य क्षेत्र में पहुंचेंगे तो गंभीर परेशानी होगी। मैंने फर्श पर लेटे लेटे अपना बैग खोला और उसमें से फल निकाला। रात के खाने में अभी समय है और मुझे बहुत भूख लग रही है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने फलों का रस पीने के बाद कहा, मुझे नहीं पता कि एशलिन इस प्रकार के रसदार फल कहाँ से लाती है, लेकिन ये सभी निश्चित रूप से स्वादिष्ट हैं। मैं जो फल खा रहा हूँ उसका रंग हरा है और यह आड़ू और सेब के मिश्रण जैसा दिखता है, लेकिन ये खट्टा फल है जिसमें थोड़ी सी मिठास है। जब आप इसका एक निवाला खाते हैं तो आपके मुंह में एक प्रकार की तीखी खटास भर जाती है और जब आप सोचते हैं कि खटास और बढ़ेगी, तभी आपके मुंह में हल्की सी मिठास भर जाती है, जिससे इसका स्वाद इतना स्वादिष्ट हो जाता है। ये फल न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनमें मैना और अन्य गुण भी भरे हुए हैं, जैसे कि यह मेरे शरीर में हल्की सी सुखदायक ऊर्जा भेज रहा है। इसकी ऊर्जा औषधियों से भी अधिक हल्की है। कुछ ही सेकंड में ऊर्जा और सुखद एहसास गायब हो गया, लेकिन इसके साथ ही मेरी थकान भी चली गई। मुझे इन फलों को खाने में काफी अच्छा लगता है। हालांकि एशलिन प्रत्येक दिन कम और कम खाती हूं, लेकिन ये पर्याप्त है। दस्तक दस्तक। मेरे तंबू पर दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा और उठकर तंबू के फ्लैप के पास बैठ गया। जल्द ही फ्लैप खुला और विलियम एक तंबू में आया। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा कि यह जिल होगा। विलियम, मैंने प्रश्न में कहा। विलियम और मैं उसे सामान्य मित्र या सिर्फ सहकर्मी मानते हैं, उसकी बहन के विपरीत जो मेरी अच्छी मित्र बन गई है। उसने मेरी ओर झिझकते हुए देखा, जैसे वह कुछ पूछना चाहता हो लेकिन झिझक रहा हो। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वह क्या चाहता है, तभी वह बोल पड़ा। माइकल, क्या आपके पास भी वे फल हैं जो आपका राक्षस लाता है? उसने घबरा कर पूछा। मेरी अभिव्यक्ति तिरछी हो गई क्योंकि सामान्यतः विलियम्स की अभिव्यक्ति गंभीरता का मिश्रण होती है और वह केवल तभी मुस्कुराता था जब वह अपनी बहन से या उसके प्रेमी से बात करता था। मेरे सहज संदेहात्मक भाव को देखकर उसने जल्दी से समझाया, ठीक है, तुम्हें पता है कि मुझे आखिरकार सिएना के साथ डेट मिल गई, लेकिन इस शापित जगह में कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्या तुम्हारे पास छोड़ने के लिए कुछ स्वादिष्ट फल हैं? उसने घबराहट से पूछा। ओह, बधाई हो, मैंने कहा और अपने बैग से कुछ फल निकाले। इसलिए वह इतना घबराया हुआ है, यह मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि पहली डेट पर मैं कितनी नर्वस थी। मुझे तैयार होने में घंटों लग गए थे और मुझे इस हालत में देखकर मेरी माँ ने भी मेरा मजाक उड़ाया था। ये लो, इन्हें ले लो। मैंने कटोरे को बड़ा किया और उन्हें उसके अंदर रख दिया और विलियम को दे दिया। धन्यवाद, उसने कहा और जल्दी से चला गया। उसे अपनी डेट के लिए देर हो रही होगी। अगले 1.5 घंटे तक मैंने कुछ नहीं किया, बस जमीन पर लेटकर आराम किया और शिविर की शांति का आनंद लिया।
मैं तभी उठा और फ्रेश हुआ जब जाने का समय हो गया। अंडरस्कोर। अपने दान के माध्यम से मेरा समर्थन करें। आपके दान से मुझे मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से मदद मिलेगी क्योंकि मैं स्थिर रिलीज के साथ अधिक अध्याय जारी करने में सक्षम हो जाऊंगा। ओह! मेरे मुंह से निकला जब मैंने अपने तंबू का फ्लैप खोला और बाहर जाने को हुआ तो मैंने पाया कि जिल मेरे सामने थी और उसका हाथ हवा में था जो मेरे तंबू पर दस्तक देने वाला था। हा हा हा! जिल जोर जोर से हंसने लगी और उसे हंसते देख मुझे भी हल्की हंसी आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा भाई अभी तक डेट से वापस नहीं आया है? यदि यह घर पर होता तो एक रात डेट के लिए पर्याप्त नहीं होती, लेकिन इस तरह के स्थान पर जो कि सुरक्षा कलाकृतियों से घिरा हुआ है, 1 घंटा पर्याप्त से अधिक है। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य हुआ कि लड़की ऐसी जगह पर डेट के लिए तैयार हो गई। कम से कम वह तब तक इंतजार तो करती जब तक वे सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते। ऐसा लगता है कि वह लड़की भी विलियम के साथ ऐसी जगह डेट पर जाने में दिलचस्पी रखती है। नहीं, उसने कहा था कि वह जाने से पहले सीधे डिनर पर मिलेगा। जिल ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्द ही हम शिविर के केंद्र में पहुंच गए और हमारी तरह कई लोग वहां राहेल का इंतजार कर रहे थे। उसने कहा था कि उसे कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। जल्द ही सभी लोग आ गए और रेचल को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। विलियम भी अंत में आया, एक खूबसूरत लड़की के साथ मुस्कुराता और खुशी से बात करता हुआ। उसकी डेट वाकई बहुत अच्छी रही होगी जब उसने उसे इस अच्छे मूड में देखा होगा। मैं आप सभी लोगों को यहाँ बुला रही हूँ क्योंकि मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। रेचेल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। इसका कारण यह है कि हमारे शिविर के बगल में एक और शिविर क्यों है? उन्होंने कहा, कल हम कोर क्षेत्र के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे। शॉर्टकट लेना। खतरनाक जगहों पर शॉर्टकट लेना कभी भी अच्छी बात नहीं है, खासकर ऐसी जगह पर। सामान्यतः हमें मध्य क्षेत्र को पार करने में 6 या 7 दिन लगते हैं, लेकिन यदि हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं तो हमें 2 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बहुत खतरनाक होगा लेकिन मध्य क्षेत्र की यात्रा में 7 दिन में हमारा नुकसान कम होगा और सुरक्षा के लिए हमारे साथ एक और समूह आएगा। इसलिए यही कारण है कि एक और शिविर यहाँ है। उन्होंने शिविर में ये योजनाएं बनाई होंगी। मुझे आश्चर्य है कि हमारे मुकाबले दूसरे शिविर कैसे काम कर रहे हैं। शॉर्टकट दलदली भूमि से होकर जाता है। मैं आपको वहां राक्षसों के बारे में एकत्रित जानकारी भेजूंगी, उसने कहा और अपने होलोवॉच पर कुछ बटन टैप किए और इसके तुरंत बाद मेरे होलोवॉच पर एक सूचना आई कि डेटा स्वीकार करे या नहीं। मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन फाइल नहीं खोली। मैं इसे खाने के बाद खोलूंगा। रेचेल की घोषणाओं के बाद रात्रिभोज शुरू हुआ। एशलिन और मैं दोनों भूखे थे, फिर भी हमने जी भरकर खाया। खाने के बाद मैं जिल के साथ अपने टेंट में चली गई, जबकि विलियम अभी भी अपनी नई प्रेमिका के साथ बातें करने और मुस्कुराने में व्यस्त था। मैंने अपने टेंट में फाइल खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज लंबा है, इसमें दलदली भूमि की एक मोटी संरचना और राक्षसों की सूची है जो संभवतः हमारे सामने आएंगे। इस दस्तावेज से मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात पता चली है वह है राक्षसों की युद्ध शक्ति। इन्हें ए से एफ तक विभाजित किया गया है, जिसमें एफ सबसे कमजोर है और ए सबसे मजबूत है। एशलिन प्रजाति एफ श्रेणी में भी फिट नहीं बैठती थी, उत्परिवर्तन के बाद भी वह एफ ग्रेड तक पहुंच सकती है। घर पर मैं जिन राक्षसों से लड़ता हूं वे अधिकतर एफ या उच्च एफ ग्रेड के होते हैं और कभी कभार ही मुझे ई ग्रेड के राक्षस मिलते हैं। इस क्षेत्र में सबसे कमजोर राक्षस भी ऊपरी ई ग्रेड के हैं और अब तक मैंने डी और सी ग्रेड राक्षसों से लड़ाई की है। दस्तावेज में कहा गया था कि दोपहर में जिस ब्लैक अर्थ भालू से हमारी लड़ाई हुई वहां पर सी ग्रेड का राक्षस था जो लगभग लोअर बी ग्रेड तक पहुंच गया था। यहाँ लिखा है कि दलदल में हम जिस राक्षस का सामना करेंगे वह ऊपरी सी ग्रेड का होगा, लेकिन जब हम कोर क्षेत्र में पहुंचेंगे तो हम जिन राक्षसों का सामना करेंगे उनमें से अधिकांश बी और निम्न बी ग्रेड के होंगे और जंगल के कोर क्षेत्र में हमें ऊपरी बी ग्रेड के राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। अंतर बहुत छोटा लग सकता है लेकिन ये बहुत बड़ा है। यदि वह ब्लैक अर्थ भालू एक सच्चा लोअर बी ग्रेड राक्षस होता तो 50% से अधिक संभावना होती कि मैं उसके पंजों से मर जाता, वे इतने शक्तिशाली होते हैं। मैंने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि जब हम दलदली भूमि में यात्रा करेंगे तो कम से कम मेरे आसपास 1000 लोग तो होंगे। अगर हम उन्हें गुणवत्ता से नहीं हरा सकते तो हम उन्हें मात्रा से हरा देंगे। मैंने दलदली भूमि में पाए जाने वाले राक्षस का विवरण पढ़ना शुरू किया। राक्षसों का वर्णन पढ़कर मैं थोड़ा सिहर गया। ये बहुत विस्तृत नहीं है लेकिन राक्षसों की ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, बशर्ते आप मूर्ख न हों।
आधे घंटे के भीतर मैंने दस्तावेज को पूरा पढ़ लिया और आह भरकर अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी ताकत पर्याप्त नहीं है। मैं दलदली भूमि में तो जीवित रह सकता हूं, लेकिन मुख्य क्षेत्र में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। बी ग्रेड युद्ध शक्ति वाला कोई भी राक्षस अपने आकस्मिक हमले से मुझे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होगा। मुझे और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। इतना मजबूत कि कोर क्षेत्र में किसी भी राक्षस द्वारा आकस्मिक रूप से मारा न जाऊं। मैं उठ गया और अपने शरीर को खींचने लगा। हालांकि मेरा शरीर अभी भी घायल था, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं कोई गंभीर काम करने से रुक जाऊं। स्ट्रेचिंग के बाद मैंने सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास करते हुए नाइट ब्लेड स्टाइल के उन अजीब अभ्यासों को करना शुरू कर दिया। लड़ाई के अलावा सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास करने के लिए भी यह सबसे अच्छी विधि है, कम से कम मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है जो दर्द को कम कर सके। मैंने व्यायाम के दर्द को सहन करने के लिए अपने दांतों को बधाई दी। ये वास्तव में दर्दनाक है, इसका हर परिसंचरण दूसरों की तुलना में अधिक दर्दनाक है। वैज्ञानिक कभी यह समझ नहीं पाए कि सर्वोच्च युद्ध अभ्यास का अभ्यास इतना कष्टदायक क्यों होता है। यदि आप रक्त संचार में थोड़ा सा परिवर्तन कर दे तो दर्द तुरंत समाप्त हो जाएगा और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैंने पढ़ा है कि कई लोगों ने इसे कम दर्दनाक बनाने के लिए इसमें बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। मैं 4 घंटे तक अजीब व्यायाम का अभ्यास करता रहा और इन 4 घंटों में मैंने सैकड़ों बार कोशिश की, लेकिन केवल चौथे परिसंचरण तक ही पहुंच सका और चौथे परिसंचरण के दर्द ने मुझे इतना अधिक हिला दिया कि मैं लगभग बेहोश हो गया। 4 घंटे के बाद मैं मानसिक और शारीरिक रूप से इतना थक गया कि व्यायाम करते करते मुझे नींद आ गई। अपने दान के माध्यम से मेरा समर्थन करें। आपका दान मुझे एक बेहतर लेखक बनने में मदद करेगा और मानसिक और आर्थिक रूप से भी मेरी मदद करेगा।